हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपको बता दूँ मैं, हम आपको इस क्लास में डेली करंट अफेयर्स क्लास करा रहे हैं, जो मास्टर क्लास है। आपको बता दें, हर भर्ती परीक्षा, एसएससी, बैंक, रेलवे, चाहे वो किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षा हो, आपको करंट अफेयर यहाँ से पूछने वाला है। क्योंकि आज के समय में याद रखना, करंट अफेयर का जो वेटेज बहुत ज़्यादा है। इस वीडियो में आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और रक्षा, अंतरिक्ष और खेल पुरस्कार शामिल कर रहे हैं। पहला प्रश्न छोड़कर आपको सेकंड प्रश्न हम चालू करेंगे, ठीक है। हर प्रकार के प्रश्न कवर होंगे। इससे पहले भी क्लास में लगाया है, वो क्लास भी आपको बता दें बहुत ज़बरदस्त और शानदार था, और वह भर्ती परीक्षा में पूछने लायक प्रश्न थे। चलिए, और आप देखेंगे कंटेंट जो हमारा है बहुत शानदार है। अब आप देख पाएंगे अंतर्राष्ट्रीय एवं भू राजनीतिक संबंधित प्रश्न। अब यहाँ पर आप थोड़ा जूमिंग कर लेते हैं अपन, ऐसा, ठीक है। चलिए, अब देखेंगे आप लोग, ये प्रश्न हमारा पहला होगा। फिलहाल पहला प्रश्न जो था वो थोड़ा सस्पेंस में, उसको छोड़ दिए हैं। प्रश्न कह रहा है, हॉर्मुज हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा रोके गए व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम नामक नौसैनिक ऑपरेशन किस देश ने शुरू किया है? और यहाँ से प्रश्न आपको, आप यूपीपीएससी चाहे पीएससी की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर भी आपको अगर करंट अफेयर का प्रश्न पूछता तो आपको जरूर फंसेगा, देखना। क्योंकि प्रश्न ही इतना शानदार है भाई, है कि नहीं बात बराबर? तो वो आंसर हमारे पास ऑप्शन दिया है, भारत, इजराइल, अमेरिका, फ्रांस। तो आपको आंसर देना है अमेरिका। ऑप्शन कुछ भी दिए, लेकिन इससे रिलेटिव प्रश्न पूछिएगा, याद रखें। तो हॉर्मुज जल डमरू मध्य है, जो ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है। इजराइल के तरफ से, इजराइल का साथ देने वाला कौन? अमेरिका है। तो ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, तो ईरान ने क्या कर दिया है, हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरान ने जो नौसैनिक जहाज है व्यापारिक वाले, उन सबको रोक दिया है। तो इनको रोकने के कारण अब अमेरिका ने नौसैनिक ऑपरेशन चलाया, जिस ऑपरेशन का नाम आपको याद रखना है, प्रोजेक्ट फ्रीडम, ठीक है। तो व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षित निकालने के लिए अमेरिका ने व्यापारिक जहाज़ों को निकालना चाह रहा है हॉर्मुज जलडमरू मध्य से ईरान द्वारा रोके जाने के कारण। उस प्रोजेक्ट का नाम या ऑपरेशन का नाम क्या है? प्रोजेक्ट फ्रीडम, जो नौसेना द्वारा शुरू किया गया है। 100% याद रखना, आंसर आएगा, आपको प्रश्न पूछेगा। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, और आप डायग्राम पे देख पाएंगे, ये आपका फारस की खाड़ी है और ये आपकी ओमान की खाड़ी है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में जो बीच में आप देख पा रहे होंगे, ये मिलाओ, इसे बोलते हैं हॉर्मुज जलडमरू मध्य, ठीक है। यहीं पर ईरान ने क्या कर दिया है, रोक लगा दी। यहाँ से वहाँ व्यापारिक जहाज़ें नहीं जा पा रही हैं और उनको रोक लिया है। तो उन जहाज़ों को सुरक्षित निकालने के लिए अमेरिका ने फ्रीडम प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और उन्हें निकालने का प्रयास कर रहा है। चलिए, तो अतिरिक्त व्याख्या की बात करें तो आप समझ गए डायग्राम के साथ। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में कौन सा जलडमरू मध्य, अगर आपसे पूछे तो क्या बोलेंगे? हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जो ईरान के एरिया में आता है। अब देखो, उद्देश्य की बात करें, संघर्ष में तटस्थ देशों के, आपको याद रखना है, ईरान और इजराइल दोनों का युद्ध चल रहा है। युद्ध के कारण ये सब हुआ है। संघर्ष में तटस्थ देशों के व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षित बाहर निकालना ही इसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। उद्देश्य ये है। तो जो भी आसपास तटीय इलाके वाले जो भी देश हैं, उनके व्यापारिक जहाज वहाँ से गुजरते थे, तो उनको सुरक्षित बाहर निकालना ही ये जिम्मेदारी लिया गया प्रोजेक्ट फ्रीडम का, जो अमेरिका ने अपने नौसैनिक के द्वारा संचालन कर रहा है। और रही बात ईरान के खिलाफ अन्य ऑपरेशंस, अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक चलाया, एपिक फ्यूरी, ठीक है। अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल ने ऑपरेशन रोलिंग लॉयन लॉन्च किया। किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ। ईरान और अमेरिका का युद्ध नहीं चल रहा, ईरान और इजराइल का साथ देने वाला कौन है? अमेरिका। इस कारण से अमेरिका भी उसके खिलाफ युद्ध क्या चला रहा? ऑपरेशन। तो ये फ्रीडम प्रोजेक्ट, ये भी आप कह सकते हो ईरान के खिलाफ है। और अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चलाया, ये भी ईरान के खिलाफ है। और इजराइल ने क्या चलाया? ऑपरेशन रोरिंग लॉयन। याद रखना मेरे भाई, आपको बहुत काम का चीज़ है ये। और आप देख, ईरान और अपडेट की बात करें तो ईरान के नए सुप्रीम लीडर अब
मुजतबा खामनेई हैं। इससे पहले जो थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो इस हादसे में मारे गए। मतलब आप कह सकते हो जो ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा था तो उसी हादसे में वो मारे गए। कहाँ के? ईरान के सुप्रीम लीडर। तो अब नए बने हैं तो नए का नाम भी याद रखना और पुरानों का नाम भी याद रखना, किस किस के बीच युद्ध चल रहा है और इजराइल ने क्या ऑपरेशन चलाया ईरान के खिलाफ, अमेरिका ने क्या चलाया, ये भी याद रखिएगा। अब पुरस्कार सम्मान की बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर पुरस्कार सम्मान के रूप में हमारे पास प्रश्न ये पूछा है। और आपको पीडीएफ फाइल फ्री क्लास चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके निकाल लें। प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2026 सचित्र रिपोर्टिंग से किन भारतीय पत्रकारों को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन पहला रवीश कुमार, बरखा दत्त, सुपर्णा शर्मा और आर के आनंद, जूली के ब्राउन और अनिरुद्ध घोषाल, नेस्ट नताली ओबोको और एल ग्राउर। तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, सुपर्णा शर्मा और आर के आनंद को हाल ही में 2026 का प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखिएगा पुलित्जर पुरस्कार क्यों दिया जाता है और कौन देता है, स्थापना कब हुआ, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो भाई पुलित्जर पुरस्कार 2026 में हमारे भारत के 2 पत्रकारों को दिया गया है। क्यों दिया जाता है? कारण साइबर धोखाधड़ी पर, ठीक है, क्यों दिया गया है ये आपको पूछे तो आप याद रखना। साइबर धोखाधड़ी पर सचित्र रिपोर्टिंग के लिए हमारे भारत के 2 लोगों को मिला है। साथ में नताली ओ बिको पियर्सन के साथ भी दिया गया या इनको मिला, आप कह सकते हो, ठीक है। तो याद रखें भारत के 2 भारतीय हैं, नाम फिर रिपीट कर देते हैं, सुपर्णा शर्मा और आनंद आर के आनंद के साथ कौन? नताली ओबिको पियर्सन को भी दिया गया है उनके साथ में। स्थापना की बात करें तो सन 1917 में कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा इसको स्थापित किया गया है और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारिता को सम्मान देने या पत्रकारों को सम्मान देने के लिए पुरस्कार है। 1917 याद रखिएगा, कोलंबिया विश्वविद्यालय। एक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर देखेंगे, यूनेस्को गिलर्मो कोनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 विजेता याद रखें, सूडानी पत्रकार, उनका नाम क्या है? सिंडिकेट, ठीक है, सूडानी पत्रकार सिंडिकेट को दिया गया है और कारण है कि उनकी गृह युद्ध के दौरान निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए। तो कारण भी याद रखना किसको दिया गया। और ये प्रश्न मैंने पढ़ाया था विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2026 में भारत का रैंक 157 है और 180 देशों में, और पिछले 2025 में 151 था, तो 151 से 6 पायदान उतरकर 157 हो गया है, ठीक है। और प्रथम स्थान नॉर्वे है, दूसरे स्थान नीदरलैंड है, तीसरा आधारना एस्टोनिया है। तो नॉर्वे लगातार 10वीं बार तक पहले ही स्थान पर है, तो ये फैक्ट हुआ ना। और आप खुद देख पाएंगे अच्छे अच्छे भर्ती परीक्षाओं के लिए शानदार कंटेंट का करंट अफेयर चाहिए। करंट अफेयर तो पर डे बहुत सारे बनते हैं, आप बड़े बड़े संस्थानों के करंट अफेयर भी चेक करेंगे तो हमारे भी वहाँ से मिलने वाले हैं। चलिए, रक्षा और प्रौद्योगिकी की बात करें तो डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ से प्रश्न ये देखो, हमारे पास शानदार प्रश्न रखा है। भारतीय नौसेना ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल का दूसरा परीक्षण कहाँ किया? 100% हर प्रश्न की वैल्यू इज्जत से हम बता रहे हैं, बहुत लाभकारी है। तो भारतीय नौसेना ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल का दूसरा परीक्षण कहाँ पर किया है? तो ये आप ऑप्शन देख पाएंगे, पोखरण राजस्थान, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश और चांदीपुर ओडिशा। लेकिन ऑप्शन हमारे पास क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में। तो यहाँ से आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए। अगर आपको बोले पोखरण कहाँ है तो राजस्थान में रखना, श्रीहरिकोटा कहाँ है तो ये आंध्र प्रदेश में, चांदीपुर ओडिशा में है। यहाँ से हम मिसाइल परीक्षण करते हैं, लेकिन जो मिसाइल परीक्षण है भारतीय नौसेना ने ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया है। बाकी आप डायग्राम देख ही पा रहे होंगे यहाँ पर। चलिए, अब वहाँ पर देखा आप लोग तकनीकी इन्फोग्राफिक डायग्राम आप देखें,
ये आपका मान लीजिएगा क्या है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप है जो उड़ीसा में है। यहाँ से ऑप्शन से भी प्रश्न हमें एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है। जो हिस्सा आप देख पा रहा हूँ इसे बोलते हैं स्वदेशी ग्लाइड मिसाइल, और ये आगे का हिस्सा है आधा, इसको DRDO द्वारा विकसित किया गया है, और हिस्सा है 2 चरण वाला ठोस प्रणोदक है, ठीक है। इस प्रकार से लॉन्च हो रही है। और अपडेट है रक्षा सम्मेलन अपडेट। ये प्रश्न मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था आपको। रक्षा मंत्री वर्तमान में राजनाथ सिंह हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में 3 दिवसीय नॉर्थ टेक सिंपोजियम का उद्घाटन किया। ये प्रश्न भी छपेगा, ठीक है। रक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 3 दिवसीय नॉर्थ टेक सिंपोजियम का उद्घाटन किया है। इसका थीम क्या है? रक्षा त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी मतलब 3, जहाँ प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, उद्योग, इंडस्ट्री और सैनिक क्षमताओं का संगम होगा। तो 3 चीज़ों का मिलन होने वाला है, इसलिए त्रिवेणी संगम कहा गया। वो भी रक्षा त्रिवेणी संगम कहा गया है। और रक्षा मंत्री राजनाथ उद्घाटन कर चुके हैं, और 3 दिन का ये सम्मेलन था, ठीक है मेरे भाई बहनों। उद्घाटन कौन किया, कितने दिन का था, इस का नाम क्या है और कहाँ पर हुआ था? क्यों नहीं पूछेगा, पूछेगा, आप पढ़िएगा। चलिए अब नियुक्ति और समितियों से संबंधित प्रश्न पूछ लेते हैं जो दिया हो। देखिए आप लोग, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे हम HAL कहते हैं, कि 22वें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो हमने कहा ठीक है भाई। ऑप्शन हमारे पास क्या है? DDK सुनील, KC वेणुगोपाल, M रविचंद्रन और रवि के। तो यहाँ पर आंसर आएगा रवि के। तो रवि के ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के 22वें अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अब यहाँ पर डायग्राम तो नहीं है हमारे पास उनका, लेकिन आप देख पाएंगे यहाँ पर कि नियुक्ति इन्होंने DDK सुनील का स्थान लिया है, याद रखना। DDK कौन लिया है? रवि कुमार। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL के CMD कौन बने हैं? रवि कुमार। जो इनसे पहले कौन थे, याद रखना, DDK सुनील। और इसका जो मुख्यालय है, अगर आपसे पूछे HAL का, तो ये याद रखना 1940 में मुख्यालय बेंगलुरु में स्थापित है। तो स्थापना 1940 में हुआ है और मुख्यालय बेंगलुरु में है। और विशेष रूप से इसके बारे में बताएं, ये हाल ही में मिनी रत्न, नवरत्न, मिनी रत्न तो आपने सुना होगा, तो उसी प्रकार से नवरत्न में शामिल ना होगा, मिनी रत्न कंपनी का दर्जा इन्हें दिया गया है। तो ये फैक्ट बहुत जरूरी ना। नेक्स्ट, KC वेणुगोपाल प्रश्न में दिया था। तो KC वेणुगोपाल आदखना संसदीय समिति नियुक्तियां, इन्हें लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, अगर आपसे पूछे तो याद रखना KC वेणुगोपाल पहले थे और दोबारा इन्हें फिर से नियुक्त कर दिया गया है। तो बहुत सारे प्रश्न बने रहिएगा। नेक्स्ट, वैश्विक शिखर सम्मेलन और अर्थव्यवस्था संबंधित प्रश्न। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे, देखिए आप लोग इधर जाओ भाई, तुम इधर आ जाओ, ठीक है। और मेरे भाई मेरे चैनल को आप लोग को सपोर्ट करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और मैं आपके साथ 100% ऑथेंटिक, रियल, अप टू डेट प्रश्नों के साथ क्लास कवर कराऊंगा, चिंता ना करें आप लोग। एशियाई विकास बैंक ADB, एशियाई डेवलपमेंट बैंक जिसे बोलते हैं, इसका मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है। ये हमने शायद पिछले क्लास में पढ़ाया है। ये GK में, यहाँ पर आपको स्टैटिक GK GS और करंट अफेयर दोनों कवर होगा। मान लीजिएगा एशियाई विकास बैंक की 59वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। तो कहाँ किया गया ये पूछ रहा है। मनीला फिलीपींस, मकरकंद उज्बेकिस्तान, सांता मार्टा कोलंबिया और नई दिल्ली भारत। तो भाई ये ऑप्शन पहला तो क्या है, ऑप्शन पहला तो उसका मुख्यालय है, ठीक है। लेकिन जो बैठक है 59 नंबर का ADB का, ये मकरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है, ठीक है। देश पूछेगा तो उज्बेकिस्तान, और स्थान पूछेगा तो मकरकंद गलत, समरकंद, माफी चाहता हूँ, समरकंद। चलिए
अब हम अतिरिक्त व्याख्या की बात करें तो आप यहाँ देखेंगे, थोड़ा जूमिंग करके दिखा देते हैं भाई तुम्हें, अगर आपको ब्लर हो वीडियो तो क्वालिटी बढ़ा के देख लीजिएगा। मुख्य घोषणा 2045 तक सीमा पार बिजली ग्रिड के लिए 70 बिलियन निवेश किया गया है, ठीक है, इस बैठक में। और थीम क्या है? प्रगति का विराहा, क्षेत्र के जुड़े हुए भविष्य को आगे बढ़ाना, क्षेत्र के जुड़े हुए, ठीक है, जो भी है। नेक्स्ट, पर्यावरण सम्मेलन की बात करें तो जीवाश्म ईंधन से दूर जाने पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सांता मार्टा जलवायु सम्मेलन 2026 की मेजबानी नीदरलैंड और कोलंबो ने किया। तो ये भी याद रखें भाई, ठीक है। पहले अंतर्राष्ट्रीय सांता मार्टा जलवायु सम्मेलन 2026 की मेजबानी नीदरलैंड और कोलंबिया। इकोनॉमिक रिपोर्ट की बात करें तो भाई अमेरिकी स्पेशल 301 रिपोर्ट 2026 में भारत को प्राथमिक निगरानी सूची में रखा गया है। तो इन फैक्टरों को भी याद रखें, आप लगेगा नहीं कि ये पूछ सकता है, और पूछता वही है जो उसको लगता है। तो हम जो प्रश्न कवर करा रहे हैं आपको शानदार, सटीक और कंटेंट के हिसाब से कवर कर रहे हैं। चलिए, आप डायग्राम देख के भी खुश हो जाइएगा, ये डायरेक्ट आप लाना पड़ता भाई। चलिए अब देखो, दक्षिण कोरिया ने अपनी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह उपग्रह 502 CAS 502, ठीक है, को किस रॉकेट के माध्यम से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? ऑप्शन आप देख पाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पर आंसर आएगा फाल्कन 9। फाल्कन 9 ये रॉकेट है, इसके माध्यम से उपग्रह, क्या, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जिसका नाम क्या है? CAS 502। आज रखिएगा, CAS 502 ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम है, जो किसने लॉन्च किया? दक्षिण कोरिया ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह CAS 502 लॉन्च किया है, और ये लॉन्च हुआ है फॉल्कन रॉकेट के माध्यम से। ये प्रश्न पूछा भाई, कोई बात नहीं, हम बता दिए, अब आपको दिक्कत नहीं होगा। अब दक्षिण कोरिया फाल्कन 9 से कुछ संबंधित पॉइंट। उपयोग इसका क्या है? यह उपग्रह कृषि और आपदा निगरानी के लिए 0.5 मीटर रेजोल्यूशन वाली उच्च सटीक इमेजरी प्रदान करेगा। तो भाई देख लो, उपयोग अगर आपसे पूछे कि दक्षिण कोरिया ने क्यों लॉन्च किया है, आपको पता होनी चाहिए। तो भाई पृथ्वी का अवलोकन करने हेतु उपग्रह CAS 502 लॉन्च हुआ है, और उसका उद्देश्य है कि कृषि और आपदा निगरानी के लिए रखा गया है। अगर कृषि संबंधी कुछ अपडेट लेना हो, आपदा संबंधी अपडेट लेना हो, तो वो 0.5 मीटर रेजोल्यूशन वाली उच्च सटीक फोटो पहुंचाएगा। अंतरिक्ष अपडेट भारत के बारे में अगर पूछे तो कर्नाटक राज्य ने भारत के पहले राज्य नेतृत्व वाली अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया। कौन? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने भारत के पहले, ठीक है, राज्य नेतृत्व वाली अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन किया है, उत्कृष्टता केंद्र का। तो भारत का पहला राज्य कौन बन गया? कर्नाटक। हमारे पास प्रश्न बहुत ज़्यादा है, तो आप बने रहिए लास्ट तक, बहुत सारे फैक्ट आपको जुड़ते रहेगा। स्वास्थ्य और आपदा तकनीकी संबंधी प्रश्न। तो भाई ICU मरीजों के लिए भारत का पहला पोर्टेबल बेड साइड MRI सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो आपको संस्था का नाम पूछ रहा है कि जो ICU में जो मरीज होते हैं उनके लिए पोर्टेबल बेड साइड MRI एक उपकरण का नाम होता है जो विशेष जांच करता है, लॉन्च किया है। तो IIT मद्रास, टाटा मेमोरियल अस्पताल, एम्स नई दिल्ली या DRDO। तो आंसर आएगा मेरे ऑप्शन नंबर तीसरा, एम्स दिल्ली, ठीक है। एम्स दिल्ली ने ICU मरीजों के लिए भारत का पहला पोर्टेबल वेबसाइट MRI सिस्टम को लॉन्च किया है। अब यहाँ देखिए आप लोग, चलिए, एम्स नई दिल्ली सुविधा, यह गंभीर मरीजों के बेड के पास जाकर ब्रेन स्कैन करने में सक्षम है, ठीक है, समझ रहे बात। तो जो मरीज गंभीर हैं, अगर वो नहीं आ पा रहे हैं, तो
बेड के पास जाकर ये ब्रेन स्कैन करने में सक्षम है मशीन। अन्य पहल की बात करें तो और क्या किया है एम्स दिल्ली ने, तो एम्स ने हाल ही में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए नेवर अलोन नामक एआई ऐप भी लॉन्च किया है। अगर आपसे पूछे कि नेवर अलोन नामक एआई ऐप किसने लॉन्च किया है, तो एम्स नई दिल्ली ने। और ये किससे संबंधित है, तो छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। वहीं आपको बोल देगा कि पोर्टेबल बेड साइड एमआरआई सिस्टम किसने लॉन्च किया, तो भाई एम्स नई दिल्ली में। ये भी वही बात, वो वही बात, अलग बात है, लेकिन लॉन्च हुआ है एम्स नई दिल्ली द्वारा। एक और आप देखेंगे, ये वाला फैक्ट बहुत ज़रूरी है, सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम अलर्ट इमरजेंसी सूचना लॉन्च। आपको हाल ही में पता होगा 2 मई को एक सूचना वायरल हो रहा था कि आपके मोबाइल में वाइब्रेशन होगा, आपको घबराना नहीं है, तो वो वही यही वाला है सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम। इस लॉन्च किसने किया है, तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली से स्वदेशी प्रणाली का शुभारंभ किया। ठीक है, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं पूर्वोत्तर भारत विकास और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। इन्होंने ही इसको लॉन्च किया। कई बार पूछ लेता लॉन्च किसने किया। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है मेरे भाई, आपदाओं के दौरान नागरिकों को रियल टाइम आपातकालीन अलर्ट भेजना, कि इससे ये होगा कि अगर कोई आपदा आ रही तो नागरिकों तक तुरंत सही टाइमिंग आपको पहुंचा दिया जाए और आप वहां से सेफ बाहर निकल सकते हैं। तो ये उसका नाम क्या है, सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम। 2 मई को ये जानकारी आपको दिया गया होगा शिक्षकों के द्वारा, या आपको पता रहा होगा। अब हम पर्यावरण से संबंधित प्रश्न ले रहे हैं, देखिएगा। इसी प्रकार के प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और आप एसएससी बैंक रेडी की तैयारी कर रहे हैं या आपको जानकारी चाहिए भर्ती परीक्षाओं की, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते पढ़ सकते हैं। किस राज्य ने पवित्र उपवनों के क्षरण को रोकने और जैव विविधता संरक्षण के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। आंसर आप देख ही पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो केरल राज्य ने पवित्र उपवनों के संरक्षण और क्षरण मतलब होता है उनको काटना या नष्ट होना, तो क्षरण को रोकना और जैव विविधता के संरक्षण को बचाने के लिए पायलट कार्यक्रम शुरू किया है। पायलट, ठीक है। कौन, केरल, राजधानी तिरुवनंतपुरम। चलो यहाँ पर क्या है देखना, इसका मतलब ये है कि भाई देसी वनस्पतियों को पुनर्जीवित करने का कार्यक्रम। नोट, केरल देश का पहला राज्य है जिसने एल्डरली बजट पेश किया, ये भी याद रखना। तो देश का पहला राज्य जिसने एल्डरली बजट पेश किया वो राज्य केरल है, राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और देसी वनस्पतियों को पुनर्जीवित करने का कार्यक्रम कौन कर रहा है, केरल। और यहाँ पर एक फैक्ट और देखिएगा, यूपी के अलीगढ़ में शेखा झील भारत की 99वीं रामसर साइट बनी है। तो अगर आपसे पूछे हाल ही में किसी रामसर साइट में शामिल किया गया है, तो आपका आएगा शेखा झील। कई बार पूछे किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश, और स्थान का नाम अलीगढ़। तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में शेखा झील को भारत का 99वां रामसर साइट में शामिल किया गया है। समझ पाए कि नहीं आप लोग। चलिए अगला आप देखेंगे, डायग्राम के अंदर आप देख लीजिएगा, ये एरिया आपके उत्तर प्रदेश का है, ये केरल का है, और ये आप श्रीलंका है, और ये आपका ये आंध्र प्रदेश है। आप ये ठीक है, ये आंध्र प्रदेश दिख रहा है आपको, ये हाँ। पर्यावरण अनुसंधान IITM पुणे ने विशाखापट्टनम या आंध्र विश्वविद्यालय में तटीय वायुमंडल अनुसंधान परीक्षण केंद्र की खुली वेधशाला स्थापना की। ये भी बहुत ज़रूरी है। तो भाई अगर आपसे पूछे कि तटीय वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण केंद्र की खुली वेधशाला कहाँ स्थापित हुई है, तो ये आपकी आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है फिलीपींस, आप यहाँ देख पाएंगे फिलीपींस, हम इसको अलग कर लेते हैं हमारे फोटो को, ठीक है। ये आप देख लीजिए फिलीपींस है, ठीक है। अभी हमारे पास आया था मनीला, फिलीपींस में क्या है, ADB बैंक का मुख्यालय। यहाँ पर क्या हुआ, मई 2026 में
मायन ज्वालामुखी में विस्फोट देखा गया। अगर आपसे पूछे हाल ही में किस देश में ज्वालामुखी का विस्फोट देखा गया, तो आप बोलिएगा फिलीपींस, राजधानी मनीला है और यहीं पर मुख्यालय भी है एशियाई विकास बैंक का। और उस ज्वालामुखी का नाम क्या, मायन। तो मायन ज्वालामुखी का विस्फोट हाल ही में फिलीपींस में मई 2026 में देखा गया। चलिए अगला प्रश्न आप देख पाएंगे यहाँ पर। भारत ने जमैका में अपना पोर्टेबल अस्पताल, जमैका ठीक है आप तो जानते होंगे, मतलब भारत से बाहर विदेश है, ठीक है। चलो, भारत ने जमैका में अपना पोर्टेबल अस्पताल हेल्थ क्यूब तैनात किया है। यह किस परियोजना से संबंधित है? तो ऑप्शन हमारे पास आएगा प्रोजेक्ट भीष्म। तो प्रोजेक्ट भीष्म के तहत ही भारत ने जमैका में अपना, और वो याद नहीं आ रहा मेरे को भाई, हुसैन बोल्ट, ठीक है हाँ, हुसैन बोल्ट को तो आप जानते होंगे, वो यहीं के रहने वाले जमैका, तो जमैका एक देश है याद रखिएगा। तो भारत ने जमैका में अपना पोर्टेबल अस्पताल जिसका नाम हेल्थ क्यूब है, इसको प्रोजेक्ट भीष्म के तहत वहाँ स्थापित किया है। और यह आपके लिए बहुत ज़रूरी प्रश्न भी है। चलो, प्रोजेक्ट भीष्म का उद्देश्य क्या है? यह है विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल जिसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। और जमैका की राजधानी किंगस्टन है, और जमैका के रहने वाले हुसैन बोल्ट थे, जो आप उनका रिकॉर्ड तो जानते होंगे। तो जमैका की राजधानी किंगस्टन है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं। और विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल जिसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है उसका नाम प्रोजेक्ट भीष्म है। इसी के तहत हेल्थ क्यूब स्थापना किया गया है। अब और अन्य फैक्ट देखिएगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2026, गृह मंत्रालय ने इन्हें अधिसूचित किया जिसने ओसीआई ढांचे को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया। नेक्स्ट है ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक। ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक क्या है? तो भाई एनसीबी, एन मतलब नारकोटिक्स, सी मतलब कंट्रोल, बी मतलब ब्यूरो। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई में कोकीन सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया इस ऑपरेशन के तहत, ठीक है। कहाँ पर? मुंबई में। तो मुंबई में कोकीन सिंडिकेट का या कोकीन से संबंधित गैंग अपराध का भंडाफोड़ हुआ है ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक के द्वारा, जो एनसीबी द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, आप खेल अपडेट की बात करें तो समय मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन क्या करें। अब देखो, थॉमस कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? भारत, फ्रांस, चीन, दक्षिण कोरिया। तो भाई आपका आंसर होगा चीन। चीन ने हाल ही में थॉमस कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। और थॉमस कप से प्रश्न पूछे तो आप क्या उत्तर देंगे? चीन। लेकिन अभी हमें अगला प्रश्न ये पूछ लेगा, ठीक है। और देखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट ग्रुप में थॉमस कप 2026 पुरुष बैडमिंटन का विजेता कौन सा देश रहा? चीन। उपविजेता फ्रांस, कई बार ये पूछ लेता है। और भारत ने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। विजेता कौन रहा? चीन। उपविजेता फ्रांस। और आपको यहाँ डायग्राम में देख पा रहे आप लोग, ये मेरे भाई चीन का ध्वज है, ठीक है, और ये आपका फ्रांस का है। तो इस चीज़ को भी देखो आप लोग। वहीं बात करें उबेर कप, उबेर कप 2026 महिला बैडमिंटन किसने जीता? तो विजेता रहा है दक्षिण कोरिया, जिसका आप देख पाएंगे ध्वज। और उपविजेता चीन। और आयोजन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा डेनमार्क में, राजधानी कोपेनहेगन, ठीक है। चीन की बीजिंग राजधानी है, फ्रांस की पेरिस है, ये तो आपको पता होगा। फ्रांस का पेरिस, चीन का बीजिंग, दक्षिण कोरिया की प्रोटोरिया, और चीन का बीजिंग। तो याद रखिएगा कि चीन का मैप है, सॉरी मैप नहीं ध्वज है, और ये फ्रांस का, ये आपका दक्षिण कोरिया का। नेक्स्ट, मैड्रिड ओपन 2026 टेनिस पूछ लेता है रखना। एकल, पुरुष एकल में कौन जीता है? जैनिक सिनर, इटली के हैं। महिला एकल में कौन? मार्टा कुस्त्युक, यूक्रेन की हैं। तो भैया पुरुष एकल में पूछे तो जैनिक सिनर आएगा। अगर आपसे पूछे मैट्रिक्स ओपन टेनिस कौन जीता पुरुष में,
तो भाई जेनिक सिनर इटली के रहने वाले हैं। वहीं पूछ ले महिला में एकल में, तो आना मार्टा कुस्त्युक यूक्रेन से हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करें रिकॉर्ड्स और मील के पत्थर, मतलब अनोखे रिकॉर्ड। अब देखिएगा इस चीज़, जिसको मैंने पिछले क्लास में बताया, शायद आपको पता होगा, नहीं पता तो आप पढ़ नहीं रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है। भारतीय नौसेना ने कहाँ पर पानी के भीतर दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो याद रखिएगा, स्वराज द्वीप, ठीक है। और यह कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो स्वराज द्वीप, राधानगर बीच, अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ही क्या है? स्वराज द्वीप। यहीं पर नौसेना ने विश्व का या सबसे बड़ा ध्वज पानी के अंदर फहराया, जो 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है। ये आपकी ध्वज के बारे में हो गई। और यहाँ से आप ये फैक्ट भी देखिए आप लोग, पहला मोती पालन केंद्र PMSY के तहत झारखंड के हजारीबाग में स्थापित हुआ है, जिसे बोलेंगे भारत का पहला मोती केंद्र हजारीबाग। यहाँ 1 लाख मोतियों की खेती हुई है। इस कार्य को हजारीबाग में स्थापित किया गया है। एजुकेशन रैंकिंग, टाइम्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में टॉप 50 में एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय IISc बेंगलुरु को 43वां स्थान है। नोट, 6.85 लाख टन के साथ तमिलनाडु समुद्री मछली उत्पादन में पहला स्थान बना। तो याद रखना, समुद्री मछली उत्पादन के रूप में भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। ये याद रखना, ये फैक्ट बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है। और सीप का उत्पादन हेतु स्थान को स्थापित किया गया, वो है आप हजारीबाग, झारखंड। ये मैंने पिछले क्लास में बताया है, शायद आपको याद होगा। चलिए, यह हमारा क्लास खत्म होता है, बाकी जो तो कुछ और है। चलो, यहाँ से हम आपको अब कमेंट उत्तर देना है। अगर आपने पढ़े होंगे तो आप उत्तर दे पाएंगे। चलिए, कमेंट में आप उत्तर दीजिएगा। आपको हम चैलेंज कर रहे हैं, डेली MCQ चैलेंज। देखिएगा, पहला प्रश्न क्या है, आप कमेंट में उत्तर दीजिएगा। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत के स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का शुभारंभ कहाँ से किया? मुझे कमेंट में आंसर चाहिए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा रोके गए जहाज़ों को सुरक्षित निकालने के लिए अमेरिका ने कौन सा ऑपरेशन तैयार किया? इसका आंसर भी मैंने बताया है, इसका भी मैंने बताया है। अगला, भारतीय नौसेना ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल का दूसरा परीक्षण कहाँ से किया? इसका भी हमने आंसर बताया है। अब आपको उत्तर देना। अगर आप पूरा क्लास अटेंड किए होंगे सही तरीके से, तो आपको ये तीनों आंसर बनेंगे। और जितने प्रश्न हम लगभग 12 प्रश्न पढ़ाया, 12 के 12 प्रश्न और उनका एक्स्ट्रा फैक्ट और जितना भी पढ़ाया गया पूरा पढ़ लीजिएगा। SSC, बैंक, रेलवे, स्टेट एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। आप बड़े बड़े संस्थाओं के करंट अफेयर पढ़ते हैं तो भी आपको हमारे प्रश्न अगर वहाँ नहीं मिलते तो आप कह दीजिएगा, वो आपको पैसे दे के पढ़ाएंगे। हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। आप SSC, बैंक, रेलवे, स्टेट एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, जरूर पढ़ना मेरे भाई। 100% ऑथेंटिक, रियल और लेटेस्ट प्रश्नों के साथ हम आपका कवर करा रहे हैं। और इनको हम प्रश्न आपको दिए हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएं। दम है तो बताओगे अगर आप पढ़े होंगे तो, वरना आप नहीं बता पाएंगे। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप पढ़ते रहिएगा, हम आपके साथ हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट करना और वीडियो को शेयर भी करना।